एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मोड। मैं मौसमी पाल हूँ और आज मैं बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ। इस स्लाइड में आप 14 क्वेश्चंस देखेंगे। अगर ये सब क्वेश्चंस आपको लगता है कि हाँ ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज़ अ लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। निम्नलिखित में से कौन सा एक बड़ा स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है? नंबर 1 पैरासीटामोल, नंबर बी पेनिसिलिन, नंबर सी एम्पिसिलिन, नंबर डी क्लोरामफेनिकोल। अब देखिए ये जो चार ऑप्शंस है इसमें से कौन सा लार्ज स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक या फिर ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है ये आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है, एंटीबायोटिक को हम दो कैटेगरी में भाग कर सकते हैं, एक है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक और एक है नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो आप ये पूछेंगे कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक क्या है? जो किसी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया के ऊपर नहीं होता है, ये दोनों कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया के ऊपर ही काम करता है, यानी कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों कैटेगरी के बैक्टीरिया के ऊपर ही ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक काम करता है। लेकिन ये जो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होता है वो एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया के ऊपर ही काम करता है। ठीक है, तो ये फ़र्क हो गया ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम के बीच में। अब देखिए पैरासीटामोल जो एक पेन किलर है या फिर फीवर के टाइम हम लोग यूज़ करते हैं, ये तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है। पेनिसिलिन, एम्पिसिलिन, क्लोरामफेनिकोल ये तीनों ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है और एकदम सबसे पावरफुल किसे आप बोल सकेंगे वो है एम्पिसिलिन। ठीक है, सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है आवर बोन्स एंड टीथ आर जनरली मेड ऑफ। हमारी हड्डियों और दांत आमतौर पर किससे बने होते हैं? ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट, नंबर बी फ्लोरापेटाइट, नंबर सी क्लोरापेटाइट, नंबर डी हाइड्रोलिथ। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए आप लोगों को तो पता ही होगा कि जनरली ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट मतलब क्या है, इसमें कैल्शियम और फॉस्फेट ये दोनों है। ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि कैल्शियम एंड फॉस्फेट ये दोनों चीज़ बोन्स एंड टीथ में होता है। ठीक है, तो आंसर सही आंसर होगा यहाँ पे ये ऑप्शन यानी कि ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है CA3PO4 होल 2। ओके, ये है ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला और उसका और एक नाम होता है ट्राई बेसिक कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, देखिए फ्लोरापेटाइट में फ्लोरापेटाइट का भी मैं बोल देती हूँ, ये आंसर नहीं है फ्लोरापेटाइट, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट ही आंसर है। फिर भी मैं डिस्कस कर लेती हूँ कि फ्लोरापेटाइट का फॉर्मूला क्या है। उसका फॉर्मूला है CA5 देन PO4 होल 3 और बाहर में एक F भी लिखेंगे जो मतलब फ्लोराइड को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है क्लोरापेटाइट। बस मैं फॉर्मूला आपको बताती हूँ कि क्लोरापेटाइट का फॉर्मूला फिर क्या होगा। सेम जस्ट F की जगह पे Cl हो जाएगा, यानी कि मैं ये बोलना चाहती हूँ CA5PO4 होल 3 देन Cl। ओके, तो ये हो गया क्लोरापेटाइट। और नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है कैल्शियम हाइड्राइड, दैट इज़ हाइड्रोलिथ का और एक मतलब होता है कैल्शियम हाइड्राइड। और कैल्शियम हाइड्राइड का फॉर्मूला ये है CaH2 हो गया क्या? हाइड्रोलिथ यानी कि कैल्शियम हाइड्राइड। ठीक है, ये हो गया चारों का फॉर्मूला। बट इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज अफेक्ट वुमेन इजीली देन दैट ऑफ मेन। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां पुरुषों की तुलना में महिलाओं को आसानी से प्रभावित करती है? नंबर ए हार्ट अटैक यानी कि दिल का दौरा, नंबर बी हेपेटाइटिस, ओके, नंबर सी जॉइंट अर्थराइटिस यानी कि जोड़ गठिया, नंबर डी अर्थराइटिस गठिया। ठीक है, ये चार ऑप्शन में से कौन सा महिलाओं को आसानी से प्रभावित करता है पुरुषों की तुलना में? तो इसका आंसर होगा हार्ट अटैक यानी कि दिल का दौरा।
ठीक है। नेक्स्ट चले जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लिमिट ऑफ mg/dl ऑफ ब्लड शुगर इन द नॉर्मल पर्सन एट द टाइम ऑफ फास्ट। मतलब कि उपवास के समय सामान्य व्यक्ति में ब्लड शुगर के mg/dl की सीमा क्या है। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिया गया है। डायरेक्टली मैं बोल देती हूँ कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा 70 to 100, यानी कि सी, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द बोन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय इलास्टिक टिश्यूज कॉल्ड। लोचदार ऊतक द्वारा हड्डियों को एक साथ रखे जाने को क्या कहते हैं। ठीक है, नंबर ए है लिगामेंट्स यानी कि स्नायु बंधन, नंबर बी फाइब्रस टिश्यूज यानी कि रेशेदार ऊतक, नंबर सी फाइब्रिन, नंबर डी मस्कुलर टिश्यूज यानी कि मांसपेशी ऊतक। तो देखिए यहाँ का सही आंसर क्या होगा। सही आंसर बताने से पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि देखिए यहाँ पे फाइब्रस टिश्यू और लिगामेंट्स ये दोनों का भी बोल सकते हैं। ठीक है, फाइब्रस टिश्यू और लिगामेंट, बट आपको स्पेसिफिक आंसर देना पड़ेगा, है ना। देखिए लिगामेंट जो है, आंसर तो लिगामेंट होगा। लिगामेंट क्या करता है, बोन और बोन को अटैच करता है, दो बोन को अटैच करने में लिगामेंट मदद करता है। अब ये जो फाइब्रस टिश्यू, अब ये लिगामेंट भी एक फाइब्रस टिश्यू ही है। अब फाइब्रस टिश्यू को आप कितना कैटेगरी में भाग कर सकते हैं। देखिए लिगामेंट भी हो सकता है, टेंडन को भी फाइब्रस टिश्यू बोला जाता है ना। टेंडन क्या है, टेंडन मतलब जो मसल और बोन को अटैच करता है वो हो गया टेंडन, और लिगामेंट क्या है, दो बोन को जो जोड़ता है वो हो जाता है लिगामेंट। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, तो आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना पड़ेगा कि लिगामेंट्स। ठीक है, यहाँ पे मेंशन है ना, तो बोन्स आर हेल्ड टुगेदर। ठीक है, तो दो बोन को कौन अटैच करेगा। तो अगर यहाँ पे लिगामेंट ऑप्शन नहीं रहता तब अगर आप फाइब्रस टिश्यू बोलते तो सही बात होता, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिकली फाइब्रस टिश्यू और लिगामेंट्स दोनों मेंशन है, तो आपको स्पेसिफिकली ये लिगामेंट्स ही बोलना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए जो फाइब्रिन जो ऑप्शन है, मैं जस्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ कि फाइब्रिन क्या है। ये एक तरह का प्रोटीन है जो फाइब्रिनोजेन से बना होता है। जब ब्लड क्लॉट करता है ना, ब्लड निकलने के बाद वो क्लॉट होता है, तो उस समय ये प्रोटीन माने निकलता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो मास्कुलर टिश्यू। मास्कुलर टिश्यू तो जानते होंगे, ये मसल्स में मेनली प्रेजेंट होता है। 3 कैटेगरी का होता है मास्कुलर टिश्यू, कार्डियक, स्मूथ, स्केलेटल मसल। कार्डियक मसल जो होता है वो मेनली हार्ट में होता है प्रेजेंट। देन जो स्मूथ मसल्स जो होता है वो सारे ऑर्गेन्स में, मैक्सिमम ऑर्गेन्स में ही ये स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होता है, एक्सेप्ट हार्ट, क्योंकि हार्ट में तो कार्डियक मसल है। और ये जो स्मूथ मसल जहाँ पे प्रेजेंट होता है ना, वहाँ पे इनवॉलेंटरी एक्शंस होता है, मतलब कि वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। उसका जो मूवमेंट जो होता है ना, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे कि स्टोमैक में ये स्मूथ मसल होता है, तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन जो स्केलेटल मसल्स होता है वो हमारे हाथ और पैर, यहाँ पे स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट होते हैं, और वो वॉलंटरी होता है। वॉलंटरी मतलब हम लोग ईजिली उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, जो भी हो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, लिगामेंट्स। लिगामेंट्स मतलब जो बोन, एक बोन के साथ दूसरा बोन को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमन बीइंग्स नॉर्मली इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स डज द स्पर्म फर्टिलाइज द ओवम। मनुष्यों में आमतौर पर निम्नलिखित में से किस भाग में शुक्राणु अंडाकार को निषेचित करता है। देखिए 4 ऑप्शंस दिया गया है, सर्विक्स यानी कि गर्भाशय ग्रीवा, नंबर बी फैलोपियन ट्यूब, नंबर सी लोअर पार्ट ऑफ यूटरस जिसका मतलब है गर्भाशय का निचला हिस्सा, नंबर डी अपर पार्ट ऑफ यूटरस यानी कि गर्भाशय का ऊपरी भाग। ठीक है, देखिए इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा फैलोपियन ट्यूब। इस फैलोपियन ट्यूब में ही क्या होता है, स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करके जाइगोट फॉर्म होता है। ठीक है, तो जो मेन फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। चलिए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए द ब्लड प्रेशर इन आवर बॉडी इज, मानव शरीर में रक्तचाप कितना होता है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है। एक है लेसर दैन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज वायुमंडलीय दबाव से कम, नंबर बी ग्रेटर दैन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दबाव से अधिक, नंबर सी इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दबाव से बराबर, या फिर नन ऑफ द अबव,
इनमें से कोई भी नहीं। देखिए, इसको बोलने से पहले मैं बोलना चाहती हूँ कि सही आंसर जो है ना वो होगा ग्रेटर दैन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्योंकि देखिए, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो हम लोग मापते हैं मतलब मिलीमीटर ऑफ मार्करी से, मिलीमीटर ऑफ Hg से। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? वो होता है 760 मिलीमीटर ऑफ Hg, दैट इज़ मार्करी। और ब्लड प्रेशर का जो आप रेंज देखेंगे वो है 120/80 मिलीमीटर ऑफ Hg। ठीक है। अब जो डिवाइस से हम लोग ये ब्लड प्रेशर मापते हैं वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ऐसे करके कैलकुलेट करता है, मतलब नॉर्मल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके साथ 120 अगर आप जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा कितना, 760 + 120 मतलब 880 मिलीमीटर ऑफ Hg। ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि ब्लड प्रेशर जो है वो बॉडी के अंदर ज़्यादा होता है बाहर से। ठीक है। इसीलिए जब भी हमारे हाथ या पैर कट जाता है तो वहाँ से जो खून निकल के आता है ना, ये ड्यू टू द प्रेशर, हाई प्रेशर, मतलब अगर बाहर का प्रेशर से अंदर का प्रेशर ज़्यादा होने के कारण ही ये ब्लड फ्लो होके बाहर निकल आता है। ठीक है। तो सही आंसर होगा ग्रेटर दैन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द डायमीटर ऑफ वाइट ब्लड कॉर्पसेस इन ह्यूमन बॉडी इज अबाउट। मानव शरीर में सफ़ेद रक्त कणिकाओं का व्यास क्या है? देखिए, सफ़ेद कणिका मतलब वाइट ब्लड सेल्स या फिर वाइट ब्लड कॉर्पसेस जो होता है उसका क्या डायमीटर है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 0.007 मिलीमीटर। ठीक है। देखिए, आप देखेंगे कहीं कहीं पर माइक्रोमीटर में भी आंसर्स दिया गया है, तो इसको आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में ऑप्शंस में अगर मिलीमीटर में दिया गया है तो आपको तो मिलीमीटर में ही लिखना पड़ेगा, अगर माइक्रोमीटर में है तो जस्ट कन्वर्ट इट इनटू माइक्रोमीटर और फिर आप आंसर्स लिख पाएंगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेल सेक्स हार्मोन इज। पुरुष सेक्स हार्मोन कौन सा होता है? ठीक है। देखिए, 4 ऑप्शंस क्या क्या दिया गया है। एड्रेनलिन, ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन और एफएसएच। ठीक है। तो ये सारा ऑप्शंस है, आपको बताना पड़ेगा इन चारों ऑप्शंस में से सही आंसर कौन सा है। देखिए, यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है एड्रेनलिन। देखिए, एड्रेनलिन कभी भी मेल सेक्स हार्मोन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एड्रेनलिन जो है उसे फाइट या फ्लाइट हार्मोन बोला जाता है या फिर इमरजेंसी हार्मोन बोला जाता है। जब हम लोग बहुत स्ट्रेस हो जाते हैं या फिर बहुत एक्साइट हो जाते हैं या फिर कुछ डेंजर आ जाता है या फिर किसी से डर जाते हैं, तब ये हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है। तो ये हो गया इमरजेंसी हार्मोन एड्रेनलिन। और ये एड्रेनलिन कौन सा ग्लैंड से निकलता है? एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है। और ये एड्रेनल ग्लैंड्स कहाँ पर होता है? किडनी जो होता है ना, किडनी के ऊपर कैप की तरह ये एड्रेनल ग्लैंड्स रहता है। ठीक है। और ये एड्रेनल ग्लैंड को हम 2 भाग में भाग करते हैं। एक हो जाता है एड्रेनल कॉर्टेक्स, जो बाहर का हिस्सा है उसको एड्रेनल कॉर्टेक्स बोला जाता है, और जो अंदर का हिस्सा है उसे बोला जाता है एड्रेनल मेडुला। ठीक है। अब ये जो एड्रेनलिन है वो ये एड्रेनल मेडुला यानी कि अंदर का जो भाग है, इनर पोर्शन है, उस पोर्शन से ये एड्रेनलिन सिक्रीट होता है। ठीक है। तो एड्रेनलिन ये ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्या ऑप्शन है? प्रोजेस्टेरॉन। ये प्रोजेस्टेरॉन भी नहीं हो सकता क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन जो है वो है फीमेल हार्मोन। ठीक है। ये मेल हार्मोन तो बिल्कुल भी नहीं है, ये फीमेल हार्मोन है। और ये क्या करता है, किसको रेगुलेट करता है? ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है लड़कियों का, उसको ये रेगुलेट करता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है। जब एक फीमेल प्रेग्नेंट होती है तब इसके लिए ये हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कभी भी मेल हार्मोन तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है देखिए वो है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो है यही है, इसको ही बोला जाता है प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन। ठीक है। ये जो मेल में जो जितना भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है जैसे कि टेस्टिस, प्रोस्टेट, ये सब जो ऑर्गन है इसको डेवलप करने में मदद करता है। और जितना भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स है, ठीक है, जैसे कि मसल ग्रो होना, जैसे कि मतलब हेयर ग्रो होना, तो ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये सब भी ये टेस्टोस्टेरॉन के वजह से देख सकते हैं हम लोग। ठीक है। तो सही ऑप्शन जो होगा वो है
है टेस्टोस्टेरॉन, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी जो है वो मैं जस्ट बोल देती हूँ कि FSH क्या है। FSH का फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन, ये है FSH का फुल फॉर्म। अब ये FSH कहाँ से निकलता है, कौन सा ग्लैंड से निकलता है? ये निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ये निकलता है। और तो उसका फंक्शन क्या है? मेनली इसका फंक्शन है कि ग्रोथ को डेवलप करना, ठीक है। प्यूबर्टी जो होता है, प्यूबर्टी में जो चेंजेस आना चाहिए उसको रेगुलेट करने का काम है ये FSH का, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन नहीं है, तो मेन ऑप्शन होगा क्या? टेस्टोस्टेरॉन। मेल सेक्स हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरॉन। नेक्स्ट चले जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स रेगुलेट कैल्शियम लेवल, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करती है? देखिए यहाँ पे 4 ग्लैंड्स के नाम दिया गया है। 4 ऑप्शंस क्या क्या है देख लीजिए यहाँ पे। नंबर 1 पैराथायरॉयड, ठीक है। नंबर बी थायराइड, नंबर सी थाइमस, नंबर डी एड्रेनल। तो इसमें से सही ऑप्शन क्या होगा? इसमें से सही ऑप्शन है नंबर ए, यानी कि पैराथायरॉयड। जब ब्लड में कैल्शियम का लेवल बहुत कम हो जाता है तब क्या होता है? तब ये पैराथायरॉयड हार्मोन ये क्या करता है? ये बोन्स को मतलब इंस्टिगेट करता है, स्टिमुलेट करता है ताकि वो कैल्शियम को रिलीज़ करे ब्लड में, ठीक है। तभी क्या होगा? धीरे धीरे कैल्शियम का लेवल नॉर्मल हो जाएगा। तो ये जो काम कौन करता है? ये काम करता है पैराथायरॉयड। चलिए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी इज, किडनी की निस्पंदन इकाई क्या है? नंबर ए है न्यूरॉन, नंबर बी येलो फाइबर यानी कि पीला फाइबर, नंबर सी एक्सन, नंबर डी नेफ्रॉन। तो देखिए पहला जो दिया गया है न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन का मतलब है नर्व सेल, ठीक है। नर्व सेल ये क्या कैरी करता है? ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस कैरी करता है ना। तो ये न्यूरॉन तो कभी भी नहीं हो सकता है। अभी येलो फाइबर सेकेंड ऑप्शन है। येलो फाइबर क्या है? येलो फाइबर है कि कोई भी इलास्टिक फाइबर्स, मतलब प्रोटीन का कुछ बंडल है, ठीक है। और ये मेनली कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये कनेक्टिव टिश्यू में ही प्रेजेंट होता है। तो ये तो किडनी से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है एक्सन। एक्सन भी क्या है? न्यूरॉन जो फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है ना, नर्व सेल, उसी का एक पार्ट है एक्सन, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन नहीं है। तो लास्ट ऑप्शन क्या है? नेफ्रॉन। सो नेफ्रॉन होगा सही आंसर। नेफ्रॉन यानी कि ऑप्शन डी। सो द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी क्या है? इट इज़ नेफ्रॉन, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स सिक्रीट इंसुलिन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका इंसुलिन साबित करता है, ठीक है। कौन सा सिक्रीट करता है? देखिए क्या क्या ऑप्शन है। नंबर 1 है अल्फा सेल, ठीक है, या फिर अल्फा कोशिका, देन डेल्टा सेल, डेल्टा कोशिका, बेटा सेल और बेटा कोशिका, और नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका। तो ये 4 ऑप्शंस दिया गया है। यहाँ पे से क्या होगा? देखिए जो अल्फा सेल होता है ना, ये जो 3 सेल, फर्स्ट जो 3 सेल है, ये फर्स्ट 3 सेल के बारे में मैं बात कर रही हूँ। ये जो फर्स्ट 3 सेल है, ये तीनों सेल ही कहाँ पे है? ये पैंक्रियास में रहता है, ठीक है। नर्व सेल तो बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि नर्व सेल तो अलग ही एक चीज़ हो गया। ये जो तीनों सेल है, तीनों सेल ही पैंक्रियास में है। जो अल्फा सेल है, अल्फा सेल से क्या निकलता है? अल्फा सेल से निकलता है ग्लूकागॉन, ठीक है। डेल्टा सेल से क्या निकलता है? डेल्टा सेल से निकलता है सोमेटोस्टेटिस, ठीक है, डेल्टा सेल से। और जो बेटा सेल है, बेटा सेल से निकलता है क्या? इंसुलिन, ठीक है। बेटा सेल से ही मेनली क्या निकलता है? इंसुलिन निकलता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ बेटा सेल, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द लार्जेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इज। अब ह्यूमन बॉडी में सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सा है? मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है? देखिए लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में कभी मतलब उल्टा फुल्टा मत कर देना, क्योंकि लार्जेस्ट सेल का आंसर एक अलग होगा, लॉन्गेस्ट सेल का आंसर एक अलग होगा। अगर लॉन्गेस्ट पूछा जाएगा तब आपको बोलना पड़ेगा कौन सा सेल, तब होगा नर्व सेल। नर्व सेल सबसे लंबा होता है, लॉन्गेस्ट सेल। और लार्जेस्ट सेल अगर आप पूछा जाएगा तो
लार्जेस्ट सेल है ओवम यानी कि अंडाणु, ठीक है। लार्जेस्ट सेल ओवम यानी कि अंडाणु, लॉन्गेस्ट सेल है नर्व सेल, ठीक है। यहाँ पे देखिए और भी ऑप्शन है, मसल सेल यानी कि मांसपेशी कोशिका, ये भी नहीं होगा। लीवर सेल यानी कि यकृत कोशिका, ये भी नहीं होगा। किडनी सेल यानी कि गुर्दा कोशिका, ये सब कुछ नहीं होगा, ठीक है। नंबर ए होगा ओवम। तो अगर लार्जेस्ट सेल ओवम है तो स्मॉलेस्ट सेल क्या है? स्मॉलेस्ट सेल है मेल गैमेट यानी कि स्पर्म। स्पर्म सबसे स्मॉलेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है यही लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। फ्लावर्स एमिट फ्रैग्रेंस टू, फूल खुशबू का उत्सर्जन किस लिए करता है? नंबर ए प्यूरिफाई एयर, हवा को शुद्ध करने के लिए। नंबर बी ड्राइव अवे फ्लाइज, मक्खियों को दूर करने के लिए। नंबर सी अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, कीड़ों को आकर्षित करने के लिए। नंबर डी परफॉर्म ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी। तब देखिए यहाँ पे से अगर ऐसा हम लोग जब भी देखते हैं हम लोग का टेंडेंसी रहता है कि ऑल ऑफ द अबव लिख दे, लेकिन देखिए फ्लावर से जो खुशबू निकलता है उससे तो कभी एयर को कभी प्यूरिफाई कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। और वो फ्लाइज को भी ड्राइव अवे नहीं करेगा। अगर वो ड्राइव अवे कर देगा तो पॉलिनेशन क्या होगा? तो ये क्या करेगा? ये हमेशा इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। अभी जब भी ये अट्रैक्ट करेगा तब क्या होगा? तब ये जब बैठेगा फूल के ऊपर तब क्या होगा? उसके मतलब हर एक जगह पे, मतलब उसके विंग्स में, लेग्स में, हर बॉडी पार्ट्स में क्या होगा? पोलन ग्रेन्स अटैच हो जाएगा। तब वो ही इंसेक्ट जब फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर में जाएगा तब क्या होगा? तब वही पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र हो जाएगा फीमेल पार्ट में। तब क्या होगा? वो मतलब स्टिग्मा के ऊपर गिरेगा, स्टिग्मा से जाके ओवरी तक पहुंच जाएगा और फिर क्या होगा? वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो सेपरेट एक चैप्टर हो गया पॉलिनेशन का। तो इसका मेन काम क्या होगा? ये कभी भी फ्लाइज को ड्राइव अवे या हटाएगा नहीं, दूर नहीं करेगा, ये हमेशा आकर्षित करने का कोशिश करेगा। तो सही ऑप्शन होगा अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, ठीक है। तो यही सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन का सीरीज तो ख़त्म हो गया। तो लास्ट में मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये जो स्लाइड बनाया है, ये जो नोट्स है, ये क्वेश्चंस जो है ये क्रिएट किए हैं अंकेश सर ने, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को इस वीडियो को पसंद आएगा। अगर आप लोगों को इस वीडियो को पसंद आता है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए, ठीक है। और तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।